जादुई नारियल का पेड़। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है जो इस झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। कई बार वहाँ कुछ जानवर जरूर आ जाते थे तो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं से खाने का वो इंतजाम करती थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है, अरे इस पर तो नारियल लगे हैं, कैसे भी एक नारियल उतार कर इसका पानी पीती हूँ, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है। ये नारियल भी कितनी ऊंचाई पर लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन नारियल को नहीं तोड़ पाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये नारियल उतार सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल ले सकते हो। लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी और उस नारियल के पेड़ से 2 नारियल उतार दिए। एक नारियल उसने बूढ़ी अम्मा को दिया और एक नारियल अपने लिए ले लिया। जब वो आदमी नारियल पीता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा पानी, मानो कोई अमृत हो। ये नारियल का पेड़ तो सबसे अलग है, इतना मीठा पानी है। इधर बूढ़ी अम्मा भी वो नारियल का पानी पीती है। पानी तो बहुत मीठा है, मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे तो ये नारियल पानी बेचना चाहिए। इतना मीठा पानी पीकर तो लोग खुश हो जाएंगे और बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन नारियल को उतारूंगी कैसे? अगला दिन हो जाता है तो वो आदमी वहाँ फिर आता है। तभी अम्मा उस आदमी को देखती है और बोलती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल उतार दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा नारियल चाहिए। अरे तुमने तो मुझे फ्री ही समझ रखा है, मुझे भी तो बहुत काम होते हैं। मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं भला? मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? और तुम मुझे एक नारियल का लालच देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? तो आज 2 नारियल ले लेना बेटा, मैं इस नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। एक शर्त पर उतार सकता हूँ, जितने नारियल तुम लोगी उससे आधे हिस्से के नारियल मैं अपने लिए उतारूंगा। बूढ़ी अम्मा के पास उस आदमी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम मेरे लिए 20 नारियल उतार दो। वो आदमी फटाफट से नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए 10 नारियल और बूढ़ी अम्मा के लिए 20 नारियल तोड़ लेता है। उस दिन बूढ़ी अम्मा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन नारियल को बेचती है। तभी एक गाड़ी आती है। नारियल देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। अम्मा जी, 2 नारियल दे दो। बूढ़ी अम्मा 2 नारियल दे देती है। वो पति पत्नी नारियल पानी पीते हैं। पानी तो बहुत मीठा है, बाकी नारियल से कुछ अलग है। सही कह रहे हो, ये नारियल पानी तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। कितने पैसे हुए अम्मा जी? बेटा 100 रुपए हुए। वो उस बूढ़ी अम्मा को 500 रुपए देता है। ये लो अम्मा जी, नारियल पानी बहुत अच्छा है, आप मुझे 5 नारियल और दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल लो। अम्मा 5 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे नारियल बिक जाते हैं और उनके बदले अम्मा को अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिसने अम्मा की नारियल तोड़ने में मदद की थी, वह अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है।
आज तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। क्यों ना मैं आज रात को ही उस नारियल के सारे नारियल तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा। नहीं तो वो बूढ़ी औरत तो सारे नारियल मुझसे तुड़वाकर लोगों को बेच देगी। इससे मुझे क्या लाभ होगा? हाँ, यही करता हूँ। आज ही रात सारे नारियल तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। आज उसके घर में पूरा खाना बना था। अगर ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता। आज भी भूखा ही सोना पड़ता। रात हो जाती है और अम्मा भी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। वो आदमी आता है और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे, हमने तो कुछ नारियल कल तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो आज भी उतने ही नारियल लगे हैं। ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। वो आदमी जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। अब वह एक डंडे से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। जल्दी से सब नारियलों को बोरी में भर लेता हूँ। और वह सब नारियल बोरी में भरकर घर चला जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे नारियलों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इन मीठे नारियलों से खूब पैसे कमाऊंगा। और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अम्मा उठती है और देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं। लगता है रात को तेज आंधी आई थी। और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ नारियलों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं और हमने तो कल भी नारियल तोड़े, और देखो अभी भी ये नारियलों से भरा पड़ा है। बूढ़ी अम्मा एक नारियल खुद पीती है और बाकी सब नारियल इकट्ठे करती है और सड़क के किनारे उन्हें फिर से बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी जब सोकर उठता है, वो बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और नारियल की बोरी जो उसने वहां रखी थी वो भी खाली थी। इतने सांप देखकर वो वहां से भाग जाता है और उसी अम्मा के पास जा पहुंचता है जहां वो नारियल बेच रही थी। अम्मा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे कोई नारियल नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने नारियल तोड़ दिया करूंगा। अम्मा हंसने लगती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। देखो रात को हवा से कितने नारियल टूट गए हैं। अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। वो देखता है कि वहां नारियलों का ढेर लगा था। आदमी जब पेड़ के ऊपर देखता है तो वहां अब भी पूरा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। जो नारियल उसने तोड़कर अपने घर रखे थे, वहां उन नारियल की जगह सांप थे और वो सारे नारियल पेड़ के पास गिरे थे। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। अच्छा सुन, ये ले, एक नारियल पानी पी ले तू भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो वहां से बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। अरे भाई, इसको क्या हो गया? कल तक तो मांग मांग कर ले रहा था। मैं इतने नहीं उतने नारियल लूंगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा अब बहुत खुश थी क्योंकि वो नारियल का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी। बीजापुर नामक गांव में बूढ़ी कौशल्या रहा करती थी। कौशल्या का इस दुनिया में और कोई नहीं था। कौशल्या गांव के सेठ धनिया लाल के यहाँ उनकी बकरियों को चराने और उनकी साफ सफाई का काम करती थी, जिसके बदले सेठ धनिया कौशल्या को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे देता था। हर रोज की तरह एक सुबह कौशल्या अपने घर से सेठ के घर आती है और बकरियों के पास जाती है। कौशल्या को देखते ही सभी बकरियां मिमियाने लगती हैं। हाँ हाँ, बस अभी सबको खोलती हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना?
आज तुम सब मेरे साथ दूर पहाड़ी पर चलोगी, जहाँ खूब सारी हरी हरी घास है। कौशल्या सब बकरियों को खोल देती है। तभी एक बकरी जमीन पर बैठी हुई थी। अरे मुनमुन, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ी पर चरने नहीं जाना क्या? कौशल्या मुनमुन पर हाथ फेरती है और देखती है कि उसका पूरा शरीर गर्म था। अरे, तुम तो बीमार हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेठ जी को बोल देती हूँ, वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा लेंगे, ठीक है? कौशल्या सेठ के पास जाती है। तभी कौशल्या को देख सेठ धनियालाल उस पर चिल्लाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो, बकरियों को चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, वो मैं बस जा ही रही थी। वो बकरी मुनमुन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू जा अपना काम कर। कौशल्या बाकी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर जाती है, जहाँ हरी हरी घास थी। सब बकरियां घास खाने लगी, लेकिन कौशल्या को मुनमुन की चिंता सता रही थी। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सेठ ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कौशल्या बकरियों को लेकर सेठ के घर पहुंचती है, तो सेठ एक आदमी से बात कर रहा था। अरे, ये बकरी अभी बूढ़ी हो गई है और दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। तू ऐसा कर, सुबह ही एक कसाई को मेरे पास भेज दे, जो इसे ले जाए, नहीं तो यहाँ पड़े पड़े ये साथ में दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ, वो सुबह ही आ जाएगा। ये सब कौशल्या सुनती है, तो उसे मुनमुन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुनमुन बकरी भी कौशल्या को देखकर मिमियाने लगती है, मानो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। कौशल्या घर जाती है, लेकिन आज वो बहुत परेशान थी। मुझे मुनमुन को कैसे भी करके बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगली सुबह कौशल्या सुबह सुबह उठती है और सेठ के घर जाती है और सेठ से प्रार्थना करती है। सेठ जी, वो बीमार बकरी आप मुझे दे दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस बीमार बकरी के बदले ये बुढ़िया 6 महीने तक मेरा मुफ्त में काम करेगी, तब तो मेरा बहुत फायदा होगा। हाँ, वैसे भी इस बीमार बकरी का कसाई भी मुझे क्या ही पैसा देगा। सुन, ठीक है, ले जा इसे, लेकिन याद रखना, अब 6 महीने तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सेठ जी। कौशल्या मुनमुन को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए कुछ पत्ते डालती है और वैद्य जी से बकरी के लिए कुछ दवाई भी लेती है और उसे मुनमुन को खाने को देती है। मुनमुन, तू अभी यहाँ बैठकर आराम कर, मुझे सेठ की बकरियों को चराने के लिए ले जाना है, फिर कल से तू भी मेरे साथ चल सकती है, ठीक है? अब कौशल्या सेठ की बकरियों को चराने ले जाती है और शाम को घर आती है। कौशल्या को देखते ही मुनमुन मिमियाने लगती है। कौशल्या मुनमुन को हाथ लगाती है तो अभी भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मुनमुन को ठीक कर दे, मुझसे इसका दुख नहीं देखा जा रहा। मैं तेरे लिए ना कुछ पत्ते लेकर आती हूँ। कौशल्या मुनमुन के लिए कुछ पेड़ों की डालियां काट कर लाती है, जो पत्तों से भरी हुई थी। ये ले, इसे खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना? लेकिन मुनमुन उन पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ। कौशल्या सुबह का बचा हुआ खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा, मेरे पास आज यही है, सुबह का खाना, आप यही खा लीजिए। बाबा वो खाना खाने लगता है और कुछ देर के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस भूखे को खाना खिलाया है। कौशल्या उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी मुनमुन पर था। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही हो? क्या बताऊं बाबा, ये मेरी मुनमुन बीमार हो गई है।
वैद्य से दवाई भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा उस बकरी के सर पर हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मुनमुन वहां रखी डालियों से पत्ते खाने लगती है। ये देखकर कौशल्या को थोड़ी राहत आ जाती है। खा ले, अब तो ठीक है ना? कौशल्या बकरी को हाथ लगाकर देखती है तो अब उसको बुखार नहीं था। बुखार तो उतर गया, शुक्र है भगवान। कौशल्या अंदर जाती है और अपने बर्तन देखती है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सूखी रोटी बची थी। कौशल्या उस सूखी रोटी को अचार और पानी के साथ खा लेती है और सो जाती है। अगले दिन से मुनमुन एकदम ठीक हो जाती है और दूध भी देने लगती है। अरे, इतने दूध का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, कुछ दुकान पर बेच दिया करूंगी। कम से कम 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अब कौशल्या बकरी का दूध निकालती है और कुछ बाजार में बेच आती थी और फिर सेठ की बकरियों को चराने जंगल ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, अरे क्यों कौशल्या, जो तू बूढ़ी बकरी लेकर गई थी वो अभी भी जिंदा है या निकल गई? शुभ शुभ कहो सेठ जी, मेरी मुनमुन तो अब एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गई है और दूध भी देती है। उसी के दूध से ही तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ठीक है, जा अब अपना काम कर। सेठ गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे मैंने इस बुढ़िया को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी बकरी वापस चाहिए। वो मेरी बकरी है, फिर ये बुढ़िया उससे कैसे मुनाफा कमा सकती है? उस पर तो सिर्फ मेरा हक है। शाम को जब कौशल्या काम खत्म करके अपने घर आने लगती है तो सेठ उससे बोलता है, अरे देख कौशल्या, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। क्या? आपकी बकरी? लेकिन सेठ जी, वो तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी। अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, वो मेरी बकरी है। और अगर तुम्हें चाहिए तो कल मुझे सुबह सुबह 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो वो बकरी मेरी हो जाएगी। क्या? 1 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सेठ जी? ऐसा मत करो, मेरी मुनमुन को मुझसे मत छीनो। कौशल्या सेठ के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन लालची सेठ कौशल्या को जोर से लात मार देता है और कौशल्या जमीन पर गिर जाती है। कल सुबह 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, नहीं तो उस बकरी को मैं खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कौशल्या रोते हुए अपने घर आती है और मुनमुन को गले लगाकर रोने लगती है। माफ करना मुनमुन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कल सुबह वो सेठ तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जब से सेठ के घर से आई थी वो मुनमुन के पास बैठकर रो रही थी और वो वहीं सो जाती है। आधी रात को मुनमुन जोर जोर से मिमियाने लगती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर कौशल्या की आंख खुल जाती है। क्या हुआ मुनमुन, तुम ठीक तो हो ना? तभी कौशल्या देखती है कि मुनमुन के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। कौशल्या मुनमुन को गले से लगा लेती है और उसे बड़ा प्यार करती है। मेरी मुनमुन तो जादुई बकरी है, इसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कौशल्या सिक्के बेचकर 1 लाख रुपए सेठ को दे देती है। आखिर इस बुढ़िया के पास इतने रुपए आए कहाँ से? लगता है उस बकरी का दूध बेच बेच कर ये बुढ़िया बहुत अमीर हो गई है। मुझे इसका कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बूढ़ी कौशल्या ने सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए। अरे जब से कौशल्या ने उस बकरी को अपने पास रखा है वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। सुना है उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बकरी नहीं बल्कि धन का खजाना है। सही कह रहे हो भाई, तभी तो सेठ के 1 लाख रुपए चुका दिए।
लोगों की बातें सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। उसी रात जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो सेठ कौशल्या के घर जाता है और उस बकरी को खोलता है। ये बकरी अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, चलो मेरे साथ। तभी बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कौशल्या वहां आती है और देखती है कि सेठ बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरी मुनमुन को आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अरे मेरे रास्ते से हट जा, आज ये बकरी मैं लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मेरी मुनमुन को। सेठ कौशल्या को जोर से धक्का मारता है और कौशल्या के सर पर चोट लग जाती है। मर जा यहीं, जा, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, समझी? जैसे ही सेठ बकरी को खींचने लगता है तो वो बकरी एक देवी के रूप में बदल जाती है। दुष्ट, तू इस बकरी को कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लोग जो बीमार जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कौशल्या ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने उसको उसकी सेवा का फल दिया है, लेकिन तुमसे मैं तुम्हारा सारा धन छीनती हूँ। इतना कहते ही सेठ बहुत गरीब बन जाता है और वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और गरीब धनिया भिखारी बन के अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा हो चुका था और तिजोरी से सब गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हाय हाय, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। दूसरी तरफ कौशल्या अपनी मुनमुन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।